Hello, dear student. Good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. आई एम हिमांगनी रांगडाले. बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, नर्वस सिस्टम. एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को और किस तरीके से आपस में सामंजस्य स्थापित करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी हमेशा जो है बहुत अच्छे से काम करती है. इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. ठीक है, हमने इससे पहले बेटा मसल्स पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे न्यूरॉन्स आकर मसल्स को सिग्नल देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वो क्या हो, रिलैक्स हो. तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे ब्रेन से आपके सिग्नल लेकर मसल्स तक जाते हैं, इनकी बात आज हम लोग करने वाले हैं. आई होप कि आपने मसल्स वाला जो चैप्टर है लोकोमोशन और मूवमेंट का, वो आपने ज़रूर देखा होगा, जिससे कि आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर मसल्स तक जो सिग्नल पहुंच रहे हैं वहां जाके वो कैसे काम करते हैं. ठीक है, और उसमें हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी पढ़ा था, और जो आपका न्यूरो जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हमने बात किया था. तो आज भी हम उसी क्रम में बेटा वो और ये लगभग सेम है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स तक सिग्नल कैसे पहुँचता है, न्यूरॉन्स से मसल्स तक सिग्नल कैसे पहुँचता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिससे कि आज आप पढ़ सके. आपका नर्वस सिस्टम ही आपको क्या करता है, थकान दिलाता है. आपका नर्वस सिस्टम ही ये बोलता है कि आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. अगर आपका माइंड कह दिया कि आज मेरे को नहीं पढ़ना है, आज मन नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं पढ़ पाओगे, है ना. तो नर्वस सिस्टम जो हमको कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो आखिर कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. बहुत एक्साइटेड है हम लोग आज पढ़ने के लिए. मैं पढ़ाने के लिए आपको बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे पढ़ाऊँ मैं आपको और किस तरीके से समझाऊँ जिससे आपको समझ में आए और बिल्कुल मज़ा आए और आप बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ सके. ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम हमारा क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? नर्वस सिस्टम. क्या पढ़ेंगे बेटा? नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? नर्वस सिस्टम की. नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं. देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र में आपके कौन से ऑर्गन आते हैं और ये काम कैसे करते हैं. ठीक है, कौन से ऑर्गन आते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं. चलिए, तो तंत्रिका तंत्र की बात करें बेटा, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के. फर्स्ट है आपका क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम. पहला क्या है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेकंड है हमारा क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्व सिस्टम. तो 2 टाइप के नर्वस सिस्टम आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS से डिनोट करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS से शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा तो इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहा जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार के आपके तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में हम लोग देखते हैं क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बात किए तो आता है बेटा क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आएगा क्या? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, या आप बोल सकते हैं इसी के ये है क्या? ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व, या आप बोल सकते हैं क्या? ब्रेन। और दूसरा है स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ब्रेन, मस्तिष्क, और ये क्या है? मेरू रज्जु, मेरू रज्जु। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद में हम देखते हैं क्या? क्रेनियल नर्व जो ब्रेन की नर्व है, स्पाइनल नर्व जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है। ये स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाने वाली नर्व कहलाती है बेटा स्पाइनल नर्व। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? ये दोनों क्या करती हैं? सिग्नल एनालिसिस करती है। ब्रेन में सिग्नल एनालिसिस होगा और ये क्या होगा? ट्रांसमिट करने का काम करेगी। एनालिसिस एंड ट्रांसमिट का काम करेगी। अब हम बात करते हैं किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए हमको एक चीज देखना होगा बेटा। क्या देखना होगा? कि यहाँ पर जो है इसको हमको छोटा करना पड़ेगा जिससे कि हम क्या कर पाए? इसको अच्छे से समझ पाए। इसको हम छोटा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा तो इसमें दो प्रकार के नर्व देखने को मिलेंगे आपको। कितने प्रकार के नर्व देखने को मिलेंगे? दो प्रकार के नर्व देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। पहला सेंसरी नर्व और दूसरा क्या है? मोटर नर्व। मोटर मोटर नर्व। दो प्रकार की नर्व हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व को हिंदी में क्या कहा जाएगा? सेंसरी नर्व को बोला जाता है बेटा संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। और मोटर नर्व को बोला जाता है प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका। नाम से ही स्पष्ट है, दोनों के नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि सेंसरी जो नर्व है,
सेंसरी नर्व बेटा क्या करेगी, आपके सेंस ऑर्गन से सिग्नल, सेंस ऑर्गन तक क्या करेगी, जाएगी। कहाँ तक जाएगी, जो सेंसरी नर्व होगी वो सेंस ऑर्गन तक जाएगी, और जो मोटर नर्व होगी आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रेरणा देने का काम करेगी। इंटरनल ऑर्गन के वर्क करने के लिए जो नर्व होती है, इंटरनल ऑर्गन तक जो नर्व जा रही है, वो कौन सी नर्व है, मोटर नर्व है। अब हम बात करते हैं सेंसरी नर्व की। तो सेंसरी नर्व के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। सेंसरी नर्व भी आपको 2 टाइप्स की मिलेंगी। सेंसरी नर्व भी 2 टाइप्स की मिलेंगी। पहली आ जाएंगे आपकी स्पेशल नर्व, स्पेशल नर्व, और दूसरी आ जाएंगी आपकी क्या, जनरल नर्व, जनरल नर्व। तो स्पेशल नर्व और जनरल नर्व में क्या डिफरेंस है, स्पेशल नर्व और जनरल नर्व में क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं हम। स्पेशल नर्व की बात करें बेटा, तो ये ओनली वन स्पेशल, ओनली वन सेंस ऑर्गन तक जाती है, सेंस ऑर्गन तक जाती है। मतलब ये ऐसी नर्व है जो केवल एक सेंस ऑर्गन तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करेंगी। ये केवल और केवल एक सेंस ऑर्गन तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करेंगी, और ये ऐसे सेंस ऑर्गन को सिग्नल पहुंचाएंगी या ऐसे सेंस ऑर्गन तक जाएंगी जो केवल एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है। लिख लेते हैं हम। ऐसे सेंस ऑर्गन तक जाती है ऐसे सेंस ऑर्गन तक जाती है जो किसी विशिष्ट कार्य को करता है, विशिष्ट कार्य को करता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल में इसमें आ जाएंगे क्या, ईयर जो केवल और केवल सुनने का काम करते हैं, नोज जो केवल और केवल सूंघने का काम करती है, टंग जो केवल और केवल टेस्ट करने का काम करती है, और आई जो केवल और केवल देखने का काम करती है। तो 4 आपके सेंस ऑर्गन ऐसे हैं जहां पर स्पेशल नर्व जाती हैं, आंख, कान और जीभ और नाक। इसके अलावा आपका 5वां सेंस ऑर्गन है स्किन, जो हर प्रकार के सिग्नल को महसूस कर सकता है। ये केवल किसी विशिष्ट कार्य को करती है, किसी विशेष प्रकार का सिग्नल देती है। जैसे अगर किसी चीज को देखेंगी तो आंखें सिग्नल देंगी, कुछ सुनेंगे तो कान सिग्नल देंगे, कुछ टेस्ट करेंगी तो जीभ सिग्नल देगी, कुछ गंध आएगी आपकी नाक में तो नाक सिग्नल देगी। मतलब ये केवल यही काम करती है। लेकिन त्वचा बहुत सारे काम करती है, किसी भी प्रकार के दबाव को महसूस करती है, टेम्परेचर को महसूस करती है, प्रेशर को महसूस करती है, ठंडी गर्मी धूप छांव, ये सभी प्रकार के जो सेंस है इनको फील करने का काम है किसका, स्किन का। इनको फील करने का काम किसका है बेटा, स्किन का काम है। तो ये कैसी है, जनरल नर्व। तो स्किन तक जो है ये जनरल नर्व जाती है। स्किन तक कैसी नर्व जाएगी बेटा, जनरल नर्व जाती है। यह स्किन तक जाती है, ताप दाब ठंडी गर्मी सभी प्रकार की संवेदना, सभी प्रकार की
संवेदना लेती है। मतलब क्या हुआ, जनरल नर्व ऐसी नर्व हैं कि इनको तुम कहीं भी डाल दो, कोई भी काम करवा लो इनसे, ये काम कर सकती है। लेकिन स्पेशल नर्व ऐसी नर्व है बेटा, केवल जो नर्व जिस काम के लिए बनी है, जिस ऑर्गन तक जाने के लिए बनी है, वो उसी काम को करेगी। समझ गए होंगे आप, है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे मोटर नर्व की। किसकी बात करेंगे हम, मोटर नर्व की बात कर रहे हैं। मोटर नर्व के भी कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। कैसे हैं, 2 टाइप हैं। तो 2 टाइप में सबसे पहला टाइप है आपका क्या, सोमेटिक नर्व। क्या है, सोमेटिक नर्व। और दूसरा है ऑटोमेटिक नर्व। ठीक है, सोमेटिक नर्व इसको बोला जाता है ऐच्छिक तंत्रिका, ऐच्छिक तंत्रिका, और ये है अनैच्छिक तंत्रिका, अनैच्छिक तंत्रिका। ऐच्छिक तंत्रिका और अनैच्छिक तंत्रिका में अंतर यह है बेटा, जो ऐच्छिक तंत्रिकाएं हैं, जो ऐच्छिक तंत्रिकाएं हैं वो ऐसे ऑर्गन तक जाएंगी जो कैसी हैं, जहां पर ऐच्छिक मसल्स पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स, हमारी मर्जी के अनुसार काम करती है, जब हम मोड़ना चाहेंगे मोड़ सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो आपकी इच्छा अनुसार काम करते हैं, आप जब चाहो उनको काम करवा सकते हो, जब चाहे उनसे काम करवाना बंद कर सकते हो। हाथ की हो गई मसल्स, आपके मुंह मतलब जीभ की मसल्स हो गई, ये वाली जो मसल्स होती है, पैर की मसल्स हो गई, ये मसल्स कैसी है बेटा, ऐच्छिक मसल्स है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको काम करवा सकते हो। लेकिन अगर बात करेंगे किसकी, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, मोटर की, तो ये अनैच्छिक जो है ये क्या काम करेंगी, अनैच्छिक जो है वो कैसी काम करेंगी। अनैच्छिक की बात करेंगे तो ये केवल हमारे इंटरनल ऑर्गन जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, हृदय हो गया, फेफड़े हो गया, किडनी हो गया, इन पर जो काम करने वाली नर्व हैं वो कहलाएंगी आपकी ऑटोमेटिक मोटर नर्व। क्या कहलाएंगी, ऑटोमेटिक मोटर नर्व कहलाएंगी। ठीक है, सॉरी, ऑटोमेटिक नर्व कहलाएंगे। अब ऑटोमेटिक नर्व की बात करें तो ये भी आप 2 टाइप्स की देखने को मिलेंगे आपको। कौन सी, सिंपैथिक और दूसरी है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक नर्व और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका। तो ये आपके नर्व सिस्टम में इतने पार्ट आने वाले हैं। 2 प्रकार के होते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंतर्गत आते हैं आपके क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में केवल न्यूरॉन आते हैं जो सिग्नल को उनके कहाँ, लक्ष्य तक, एम तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो परिधि तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार के नर्व मिलेंगी, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व 5 सेंस ऑर्गन के लिए काम करेंगी, मोटर नर्व जो है वो आपके बाकी के जो ऑर्गन है उनके लिए काम करेंगे। मोटर नर्व जो है उसके 2 टाइप्स हमने देखा, सोमेटिक नर्व और आपका ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम जो ऐच्छिक पेशियां हैं आपकी, जहां पर आप अपने इच्छा अनुसार उन पर काम करवा सकते हो, ऐसी पेशियों में काम करेगी सोमेटिक नर्व। और जहां पर आपका कोई बस नहीं है वहां पर काम करेंगे आपकी क्या, ऑटोमेटिक नर्व। ठीक है, सिंपैथिक नर्व की बात कर रहे हैं बेटा हम, किसकी, सिंपैथिक नर्व की अगर आप बात करो तो सिंपैथिक नर्व क्या काम करती है, पेशियों को एक्साइटेड करने का काम करती है। और ये क्या करती है, नॉर्मल करने का काम करती है।
नॉर्मल अवस्था में लाने का काम करेगी पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथिक करेगी एक्साइटेड। आपने पढ़ा होगा, अगर हार्ट आपने पढ़ा है तो हार्ट की जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था बेटा, हाँ हार्ट के मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि जब हार्ट वर्क करता है तो इसमें किसी भी नर्व की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब इसमें हमने इसका न्यूरल कोऑर्डिनेशन न्यूरल कंट्रोल देखा था, तो न्यूरल कंट्रोल में हमने देखा था, क्या देखा था कि इसमें जो है आपके मेडुला ओब्लोंगेटा से सिग्नल आता है। जब आपके सामने मान लो कोई डरावनी चीज आ जाए, शेर आ जाए, उस समय में आपकी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए आपके मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा सिग्नल दिया जाता है। तो वो सिग्नल होता है कौन सा? सिम्फेटिक सिग्नल होता है। आपने देखा था सिम्फेटिक मोटर नर्व आती है वहां पर, कौन सी? सिम्फेटिक मोटर नर्व आती हैं। और सिम्फेटिक मोटर नर्व जो होती हैं वो आपकी हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, आपको पूरा पसीना आने लगता है और बिल्कुल जो है आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो आपके उसका क्या बोलना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब उसको नॉर्मल करना होता है तो पैरासिम्पैथिक मोटर नर्व जो है आकर उसको रिलैक्स करने का काम करती है। तो आपने देखा था एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है सिम्पैथिक नर्व की वजह से। तो ये जो है बेटा ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स हैं। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? तो बेटा न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के जो है इम्पल्स क्रिएट होते हैं। इम्पल्स क्रिएट होते हैं किसमें? न्यूरॉन में। तो इससे पहले कि हम क्या करें, मैकेनिज्म पढ़े सिग्नल क्रिएट होने की, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। चलिए ये आपके सामने है क्या? न्यूरॉन क्या है आपके सामने? ये क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो न्यूरॉन में हम जब देखेंगे तो न्यूरॉन में क्या क्या चीजें आती हैं? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। क्या बात करेंगे हम? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे तो अगर हम न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करेंगे बेटा तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स होंगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाएगा आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी सेल बॉडी के बाद में आ जाएगा आपका डेंड्रॉन। डेंड्रॉन और तीसरा आ जाएगा आपका क्या? एक्सॉन। 3 पार्ट होते हैं आपके किसके? न्यूरॉन के। तो देखेंगे हम 3 पार्ट्स जो न्यूरॉन के हैं वो कौन से हैं। देखिए अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहला रहा है क्या? एक्सॉन। क्या कहला रहा है बेटा? ये कहला रहा है एक्सॉन। ये आपको छोटे छोटे धागे के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, जिसको आप डेंड्रॉइड्स कहे हैं, ये है डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन। डेंड्रॉइड्स इसके स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली संरचना, ये है सेल बॉडी। क्या है बेटा? सेल बॉडी है। किसी भी प्रकार की संवेदना को महसूस करने के लिए, किसी भी प्रकार के सिग्नल को लेने के लिए काम आते हैं कौन? डेंड्रॉन। सिग्नल लेने का काम किसका है? डेंड्रॉन का। डेंड्रॉन से सिग्नल किसके द्वारा? यहां पर भरा हुआ है लिक्विड। क्या है? लिक्विड है, न्यूरल फ्लूइड। लिक्विड है जिसको बोला जाता है क्या? न्यूरल फ्लूइड। न्यूरल फ्लूइड भरा हुआ है। इस न्यूरल फ्लूइड से होते हुए सिग्नल जो है सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन को
एक्सॉन से पार होते हुए जाता है और ये है आपके एंड में सिनेप्टिक नूब। इस सिनेप्टिक नूब से क्या जुड़ा होगा, अगला वाला न्यूरॉन जुड़ा होगा। इस तरीके से क्या होगा, अगला वाला इस तरीके से न्यूरॉन जुड़ा होगा और ये इस न्यूरॉन से सिग्नल फिर आगे की तरफ ये बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, ऐसे जुड़ते हुए चलते हैं और एक पूरा नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या हो गई बेटा, आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन का एंड जो होता है जिसका नाम है क्या, सिनेप्टिक नूब, एक्सॉन एंड सिनेप्टिक नूब। ये सिनेप्टिक नूब जो है एक प्रकार का केमिकल या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट भी उत्पन्न करता है। दो प्रकार के इसमें सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके, केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो वो जो है बेटा वो किससे जाएंगे, इन सिनेप्टिक नूब से ही अगले डेंड्रॉइड्स इनको फिर से रिसीव करेंगे। डेंड्रॉइड्स जब इस सिग्नल को रिसीव करेंगे तो ये सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए फिर से अगले सिनेप्टिक नूब तक जाएंगे। और अगर मान लो कि यहाँ पर कोई मसल्स है, इस मसल्स को सिग्नल देना है, यहाँ पर क्या है बेटा, मसल है और इस मसल को सिग्नल देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रिएट होगा। क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रिएट होगा। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसके द्वारा क्या किया जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर, किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन किया जाएगा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इस मसल्स पे पड़ेगा तो यहाँ के जो चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन अंदर इंटर करेगा और मसल्स कैसी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कैसी होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके से जो है सिग्नल जो है आगे की तरफ पास होते हुए चलता है। इसमें जब आप देखेंगे बेटा तो इसमें क्या दिखाई दे रही है आपको, माइलिन शीथ दिखाई दे रही है। ये जो चारों तरफ इसकी कवरिंग दिखाई दे रही है ये क्या है, माइलिन शीथ है। और इसमें जो छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई दे रही है उनका नाम क्या है, स्वान सेल्स है। दो माइलिन शीथ के बीच का जो खाली जगह है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर नोड कहा जाता है। नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर नोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो पार्ट है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्रॉन, ये क्या कितने कहाँ कहाँ होते हैं इनकी हमने बात किया है। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं इनके बारे में भी बात किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करें एक्सॉन की ना, तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन कवर्ड भी होते हैं, मतलब माइलिन शीथ से कवर्ड भी होते हैं और कभी कभी अनकवर्ड भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इनके चारों तरफ माइलिन शीथ हो, कभी कभी माइलिन शीथ होती है और कभी कभी माइलिन शीथ नहीं भी होती है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, ये वाला बेटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, ग्रे मैटर। क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रे मैटर। सॉरी, ये कहलाता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर वाला पार्ट। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है सेल बॉडी और डेंड्रॉन वाला, ये कहलाता है ग्रे मैटर। क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। ठीक है, ये आपके ग्रे मैटर और जो व्हाइट मैटर है, ये जब ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो कौन सा पार्ट, ग्रे पार्ट कहाँ होता है और व्हाइट पार्ट कहाँ होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो व्हाइट मैटर कहलाता है और जो सेल बॉडी और डेंड्रॉन वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर कहलाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, चलिए याद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं किसकी, नर्व इम्पल्स की। किसकी बात करेंगे, नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है,
और इसी में या फिर हम हेडिंग डाल सकते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या डाल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स, ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स। चलिए हेडिंग अच्छे से डाल देते हैं, सुंदर दिखना चाहिए ना। ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति, किसकी, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी हम लोग बात करते हैं। किसकी, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति की। इसके लिए हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्या, न्यूरॉन। क्या बनाना पड़ेगा, न्यूरॉन। तो चलिए बना लेते हैं हम न्यूरॉन। किसकी बात कर रहे हैं हम, नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने एक न्यूरॉन का इमेज बना हुआ है, इसको हम थोड़ा छोटा कर ले जिससे कि हमको लिखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए बेटा, किसी भी प्रकार के नर्व इम्पल्स के उत्पन्न होने के लिए, किसी भी प्रकार के नर्व इम्पल्स के उत्पन्न होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नर्व इम्पल्स में न्यूरॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन ऑलवेज पोलराइज्ड होता है। कैसा होता है, पोलराइज्ड स्टेज में होता है। पोलराइज्ड स्टेज में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूरॉन ऑलवेज पोलराइज्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि क्या होगा, ये जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर बाहर की तरफ भी कुछ ना कुछ है ना, सेल्स हैं, तो यहाँ पर भी है। अब अगर हम बात करें किसकी, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज अधिक होगा किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज अधिक होगा आपके न्यूरॉन के अंदर। तो जब पोलराइज्ड होने का मतलब यही है, अर्थात न्यूरॉन में बाहर पॉजिटिव चार्ज तथा अंदर नेगेटिव चार्ज अधिक होता है, अधिक होता है।
पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है बाहर की तरफ, और जब नेगेटिव चार्ज अधिक होता है अंदर की तरफ तो उसको बोला जाता है क्या, पोलराइज्ड स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलराइज्ड स्टेज कहा जाता है। और जब ये पोलराइज्ड स्टेज में होती है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, जब पोलराइज्ड स्टेज में होती है तो इस अवस्था को ही बोलते हैं क्या, इस अवस्था को ही बोलते हैं क्या, सॉरी, जब पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज अंदर होता है तो इसी को बोला जाता है पोलराइज्ड स्टेज, पोलराइज्ड फेस या स्टेज। ध्रुवीय अवस्था। ठीक है, अभी क्या है, आपकी जो न्यूरॉन है ये ध्रुवीय अवस्था में है, नॉर्मल कंडीशन में है, किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटेड नहीं हो रही है। ठीक, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो सेल है बेटा, ये सेल कैसी है, एक्साइटेबल होती है। कैसी होती है, एक्साइटेबल सेल है, मतलब एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड होने के लिए इसके लिए रीज़न क्या होना चाहिए कि इसको होना चाहिए पहले क्या, डीपोलराइज्ड। जब तक ये डीपोलराइज्ड नहीं होगी, जब तक ये डीपोलराइज्ड नहीं होगी तब तक इसमें किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होगा, और एक्साइटमेंट होगा नहीं तो सिग्नल आगे पास होगा नहीं। और इनके सिग्नल एक्साइटेड होने के लिए क्या, एक्साइटेड होने के लिए क्या जरूरी है, तो एक्साइटेड होने के लिए जरूरी है क्या, एक्साइटेड सेल है, एक्साइटेड होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए अंदर पॉजिटिव एंड बाहर नेगेटिव चार्ज अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा कि कैसे आपका काम करती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपको एनसीईआरटी में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर लिखी हुई है क्या, साइंस की लैंग्वेज में आपकी लिखी हुई है और प्योर हिंदी में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, न्यूरॉन की, क्योंकि न्यूरॉन ही एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करता है। अब सिग्नल पहुँचाने के लिए आवेग उत्पन्न होना जरूरी है। क्या उत्पन्न होना जरूरी है, किसी भी प्रकार का आवेग या सिग्नल उत्पन्न होना जरूरी है। सिग्नल उत्पन्न होने के लिए, किसी भी प्रकार का आवेग या इंपल्स उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए कि जो है आपकी सेल एक्साइटेड होनी चाहिए। जब सेल नॉर्मल अवस्था में रहती है, रेस्टिंग फेज में रहती है, उस समय में आपकी जो न्यूरॉन होती है नॉर्मली जो है पोलराइज्ड स्टेज में रहती है। पोलराइज्ड स्टेज का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली आपकी बॉडी की अगर हम बात करें ना, तो बॉडी जो है आपकी बॉडी में बाहर की तरफ, न्यूरॉन के बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का रीज़न ये है बेटा, क्योंकि अंदर जो है पोटेशियम आयन जो है वो कम ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयन कम होते हैं। अब ये थोड़ा सा ये समझेंगे आप, क्या है पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का चक्कर क्या है। यहाँ पर सोडियम आयन ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है, क्या होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप आपके मसल्स में भी देखने को मिलेंगी। जितनी भी मसल्स हैं आपकी बॉडी की उसमें भी सोडियम पोटेशियम पंप देखने को मिलेगा, और जितने भी आपके न्यूरॉन हैं उनमें भी सोडियम पोटेशियम पंप देखने को मिलेगा। बिना सोडियम पोटेशियम पंप के आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का सिग्नल पास नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए ज़रूरत है एनर्जी की। अब क्या है, जैसे हमने हार्ट में देखा था कि जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है सोडियम आयन एक्साइटेड होकर अंदर आते हैं, और अंदर जाने के बाद में सिग्नल पास करते हैं ना, सोडियम आयन की वजह से सिग्नल पास होता है, क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है। बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है तो एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए हमको चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाए और सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, समझिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ इसको एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, हमारे सेल की मेम्ब्रेन की बात करें बेटा, तो पोटेशियम आयन के लिए कैसी होती है, परमिएबल होती है। ये कैसी होती है,
पोटेशियम आयन के लिए कैसी होती है, परमिएबल होती है। पोटेशियम आयन को तो अंदर आने देती है, लेकिन सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देती, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देती है। और जब पोटेशियम आयन को अंदर आने देगी तो पोटेशियम आयन जब अंदर आएंगे तो सोडियम आयन कैसे हो जाएंगे, बाहर जाने लगेंगे। सोडियम आयन कैसे होने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे। कब, जब इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगाई जा रही है, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगाई जा रही है। अगर नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं हम, हमारी बॉडी कैसी है, रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग अवस्था में है। उस समय में क्या है, न्यूरॉन भी रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग अवस्था में है। तब क्या होगा, जो सोडियम, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, मतलब पोटेशियम आयन को अंदर आने देती है। अब जब पोटेशियम आयन अंदर आएंगे बेटा, तो पोटेशियम आयन अंदर आने के कारण क्या होता है, आपके सेल के अंदर जो है सोडियम आयन थे वो कैसे हो जाते हैं, बाहर जाने लगते हैं। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की कट्टर दुश्मनी क्या है, सोडियम और पोटेशियम की है कट्टर दुश्मनी। जहां सोडियम आयन रहेगा वहां बोलता है मैं पोटेशियम आयन नहीं रहूंगा ज़्यादा, और जहां पोटेशियम आयन रहेगा वहां सोडियम आयन नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब परमिएबल होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, तो सोडियम आयन ऑटोमेटिक कैसे होने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं, जब रेस्ट फेज में होती है उस समय में। ठीक है। अब पोटेशियम आयन जब आएंगे अंदर, तो ये 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे बेटा। जब 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, उस कंडीशन में 3 सोडियम आयन बाहर चले जा रहे हैं। अब सोचो कि सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल 2 पोटेशियम आयन को लेना चाहती है, लेकिन सोडियम आयन बोलता है कि नहीं, मैं पोटेशियम आयन के साथ में रहूंगा ही नहीं, और मैं जाऊंगा तो अपने साथ में 2 को और लेके जाऊंगा। तो 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि आपके पोटेशियम आयन अंदर ना आ जाए, जब तक कि आपके पोटेशियम आयन अंदर ना आ जाए, तब तक सोडियम आयन बाहर जाने लगते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जब तक बैलेंस नहीं हो जाता है सोडियम और पोटेशियम का, तब तक सोडियम आयन बाहर जाते रहते हैं और पोटेशियम आयन अंदर आते रहते हैं। अब आप सोचिए, सोडियम आयन केवल 2 मतलब 3 बाहर, सोडियम आयन 3 बाहर जा रहे हैं और 2 ही पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अंदर धनायन का जो रेशियो है वो कम होगा कि नहीं होगा, समझिएगा। सोडियम आयन 3 बाहर जा रहे हैं और केवल 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो अंदर धन आयन का जो रेशियो है वो कम होगा या नहीं होगा। बाहर की अपेक्षा यहाँ सोडियम आयन कम होगा, सोडियम आयन कम होगा, मतलब क्या हुआ कि अंदर क्या है, ऋण चार्ज ज़्यादा है। अब ये ऋण चार्ज कैसे आ रहा है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन हैं प्लस क्लोरीन आयन है, और क्लोरीन पर क्या होता है, ऋण चार्ज होता है। प्रोटीन है, प्रोटीन पर भी ऋण चार्ज होता है, क्लोरीन पर ऋण चार्ज होता है। सिर्फ पोटेशियम है जिस पर क्या है, धन चार्ज है। लेकिन इससे ज़्यादा धन चार्ज है आपका कहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है आपका सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। इसी कारण से जो है ये पोलराइज्ड स्टेज में आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। ऑरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं कि तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होता है। तंत्रिका आवेग के उत्पन्न होने के लिए हमने बोला कि सेल कैसी होनी चाहिए, पोलराइज्ड स्टेज में होनी चाहिए। पोलराइज्ड स्टेज का मतलब है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज अधिक होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या किया गया, जब सेल जो है वो नॉर्मल स्टेज में आते रहती है, तो इसका रीज़न ये हुआ, क्यों ये ध्रुवीय अवस्था में होती है, इसका रीज़न ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल होती है, लेकिन सोडियम आयन के लिए परमिएबल नहीं होती है। जब ये रेस्ट फेज में होती है, रेस्टिंग स्टेज में होती है, और पोटेशियम आयन अंदर आने लगते हैं, तो क्या होगा, पोटेशियम आयन अंदर आने के कारण सोडियम आयन कैसे हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। क्योंकि 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो गया, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अंदर जो है क्लोरीन आयन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इस कारण से जो है अंदर जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। तो नेगेटिव चार्ज अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हुई। अब हमने बोला कि हमारी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं बेटा, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, एक्साइटेड होती हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं। अब एक्साइटेबल तो सेल्स हैं, लेकिन ये एक्साइटेड कैसे होंगी, जब तक इन पर ये इम्पल्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो इम्पल्स क्रिएट कैसे होगा, इम्पल्स कैसे क्रिएट होगा इसकी बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, जिससे कि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि कैसा पढ़ना है।
चलिए यहीं पर देख लेते हैं, चलिए यहाँ बात करते हैं। ये देखेंगे बेटा कैसे नर्व इम्पल्स क्रिएट होगा। नर्व इम्पल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, नर्व इम्पल्स को अगर क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको इसको डिपोलराइज करना है। डिपोलराइज करने का मतलब ये हुआ कि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है हमको। अंदर क्या करना है, अंदर हमको बढ़ाना है पॉजिटिव चार्ज। क्या बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं कौन, यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं आपके क्या, चैनल। क्या, चैनल। नर्व इम्पल्स क्रिएट करने में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट चैनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोलराइज्ड स्टेज आपको अगर समझ में आ गई होगी कि ये नॉर्मल फेज में कैसे रहते हैं, पोलराइज्ड स्टेज क्यों आती है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी पोलराइज्ड स्टेज क्या होता है और कैसे पोलराइज्ड होती है आपकी सेल, तो आप समझ जाएंगे कि ये इम्पल्स कैसे क्रिएट होते हैं। प्ले करती है ये चैनल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से चैनल हैं, फर्स्ट चैनल है बेटा, फर्स्ट चैनल क्या है, जिसको बोला जाता है लीकी चैनल, लीकी चैनल। दूसरा है आपका, दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। तीसरा है मैकेनिकल गेटेड चैनल, गेटेड चैनल। और चौथा है लीजेंड गेटेड चैनल, गेटेड चैनल। ठीक है, इनकी बात करते हैं हम। तो जो आपके लीकी चैनल हैं ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। कैसे होते हैं, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। लीकी जो चैनल है ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं ऑलवेज ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं। किसके लिए, सोडियम और पोटेशियम के लिए, सोडियम और पोटेशियम के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हमेशा बंद रहते हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। लेकिन एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होने पर, पोटेंशियल की कंडीशन में ओपन होते हैं, की कंडीशन में ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल की बात करते हैं तो ये भी हमेशा बंद रहते हैं, ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, किसी भी प्रकार का प्रेशर, कैसा प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर पड़ने पर, प्रेशर पड़ने पर ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ये तीनों है सभी सोडियम और पोटेशियम के लिए। किसके लिए, सोडियम और
पोटेशियम आयन के लिए। अब बात करते हैं लिगेंड गेटेड चैनल की। किसकी? लिगेंड गेटेड चैनल की बेटा। तो ये क्या होते हैं? हमेशा क्लोज होते हैं, हमेशा ये भी कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। और जब किसी प्रकार का केमिकल इनके ऊपर पड़ता है तो केमिकल के कारण ये कैसे हो जाते हैं? केमिकल के कारण ओपन हो जाते हैं, केमिकल के कारण ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? केमिकल के कारण हो जाते हैं ये ओपन। ठीक, चलिए। तो ये 4 जो चैनल हैं आपके, ये इंपल्स क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपल्स क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये कैसे इंपल्स उत्पन्न करते हैं इसकी बात करते हैं। कैसे इंपल्स क्रिएट करता है इसकी बात करेंगे हम। ये बन रहे हैं बेटा चैनल, जो चैनल हमारी बॉडी में आपके न्यूरॉन के ऊपर पाए जाते हैं, इन चैनल्स की बात कर रहे हैं हम। ये कौन से चैनल है इनकी बात करते हैं, हम लिख लेते हैं इनके चैनल के नाम।
चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, हम ये है सोडियम आयन या मैकेनिकल चैनल। सोडियम आयन के लिए ये क्या है, इंटर करता है। सोडियम आयन इंटर यहाँ से करता है तो आपको उसको सोडियम चैनल बोल सकते हैं या मैकेनिकल चैनल बोल सकते हैं। ये है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, एक एक बात को समझिएगा। और इसका नाम है कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इसकी हम बात करते हैं। हमने बोला कि अंदर क्या है बेटा, हाँ इसका और एक नाम यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, ए, बी और सी। क्या, ए, बी और सी, ए साइड, बी साइड और ये साइड्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स में हमने डिवाइड कर लिया है। किसको हमने डिवाइड कर लिया है, 3 साइड में डिवाइड कर लिया है हमने एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसको। अब देखेंगे कि नर्व इंपल्स कैसे क्रिएट होता है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर मान लो कोई मच्छर आके बैठा। क्या हुआ, आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कीट, या आप एक समय के लिए मान लो कि एक मच्छर आके आपकी बॉडी के ऊपर बैठा। मच्छर आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ कहीं आके बैठेगा। जब यहाँ आके बैठा बेटा तो उस मच्छर का दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि मैडम मच्छर तो हल्का होता है, हमको तो पता ही नहीं चलता कि मच्छर आके बैठा है। पता चलता है ना, आप महसूस करते हैं कि नहीं मच्छर आके बैठा, मच्छर ने काटा। तो बेटा जब मच्छर आके बैठता है, मच्छर आके काटता है, तो उसका एक मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर। स्किन से जो न्यूरॉन लगे हुए हैं वो न्यूरॉन कैसे हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में केवल मसल्स और न्यूरॉन 2 ही एक ऐसी सेल हैं। क्या, 2 ही ऐसी सेल है जिनमें क्या होती है, जिनमें एक्साइटमेंट होती है और ये डिपोलराइज्ड हो सकते हैं। डिपोलराइज्ड हो सकते हैं, पोलराइज्ड हो सकते हैं। केवल 2 प्रकार की सेल है। माइंड में सेट करके रखो और बुक में नोट में नोट करके रखो। ठीक है, क्या कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन और मस्कुलर जो मसल्स हैं, न्यूरॉन और मस्कुलर सेल जो हैं, ये ही क्या होती हैं, एक्साइटेड होती हैं और ये डिपोलराइज्ड होती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब मच्छर आके बैठा बेटा तो एक प्रकार का मैकेनिकल प्रेशर पड़ा। मैकेनिकल प्रेशर पड़ा यहाँ पर। मैकेनिकल प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो गया, ये चैनल जो है ओपन हो गया। मैकेनिकल प्रेशर पड़ा तो मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है वो मैकेनिकल प्रेशर पड़ने के कारण ओपन हो गया। क्या, प्रेशर पड़ने के कारण कैसा हो गया, ओपन हो गया। प्रेशर पड़ने के कारण जब ओपन हुआ तो ओपन होगा तो क्या होगा, अब आपने इसको ओपन कर दिया है और बाहर क्या है, ओपन किए मतलब बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है। बाहर क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर क्या है, पोटेशियम आयन ज़्यादा है। तो धन चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ ऋण चार्ज ज़्यादा है। जब ये गेट खुलेगा तो बाहर से दबाव पड़ रहा है ना, बाहर से दबाव पड़ रहा है तो ये गेट खुलेगा अंदर की तरफ। तो ये जो बाहर आपके सोडियम आयन है, कौन से, बाहर की तरफ जो सोडियम आयन है, ये बाहर की तरफ जो सोडियम आयन है बेटा, ये सोडियम आयन इंटर करने लगेंगे अंदर। क्या हो जाएंगे, सोडियम आयन अंदर इंटर करने लगेंगे। सोडियम आयन क्या होंगे, अंदर की तरफ इंटर करने लगेंगे। एक सेकेंड, सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ इंटर करने लगेंगे। सोडियम आयन अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। अब सोडियम आयन जब अंदर की तरफ इंटर करेंगे, सोडियम आयन क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ इंटर करेंगे तो सेल बॉडी में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। सोडियम आयन अंदर इंटर कर रहे हैं मतलब सेल बॉडी में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे।
पहुंचेंगे ना, जरूर ही पहुंचेंगे। तो क्या होगा फिर, जब ये सेल बॉडी में पहुंचेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर बिल्कुल अब ये परेशान हो गया, कौन, सेल बॉडी हो गई परेशान कि यार ये कहाँ से आ गए, ये इनको तो आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर जबरदस्ती में मेरा काम बढ़ाने के लिए आ गए ना, क्योंकि ये तो बढ़िया रेस्ट कर रही थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, मस्त पोलराइज्ड स्टेज में थी। लेकिन जैसे ही मच्छर आके बैठा तो इसको हुई परेशानी। और परेशानी क्यों हुई, क्योंकि मच्छर आके बैठा तो इसके ऊपर जो मैकेनिकल चैनल थे वो हो गए ओपन। मैकेनिकल चैनल ओपन होने के कारण जो बहुत सारे सोडियम आयन बाहर पड़े हुए थे वो अब आने लगे अंदर। अंदर आने लगे बेटा, जब धीरे धीरे अंदर आने लगेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ने लगेगा। क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो यहां पर उत्पन्न हो गया एक्शन पोटेंशियल। क्या उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण उत्पन्न हो गया एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, क्रिया विभव क्या हो गया, क्रिया विभव उत्पन्न हो गया। क्यों क्रिया विभव उत्पन्न हुआ, अब देखिए इधर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यहाँ पर जो अभी तक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ था वहां पर पॉजिटिव आने लगा, मतलब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आने लगा, मतलब अब सेल कैसी होने लगी, एक्साइटेड होने लगी। सेल कैसी होने लगी, एक्साइटेड होने लगी, अभी रेस्ट फेज में थी। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा, ए साइड पे जाएंगे। कहाँ आएंगे, जब सोडियम आयन कहाँ जाएंगे, ए साइड पे आएंगे। कहाँ आएंगे, ए साइड पे जब सोडियम आयन आएंगे। अब देखिए सोडियम आयन यहाँ आ गए हैं, सोडियम आयन क्या हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं। अब सोडियम आयन जैसे ही यहाँ पर आए तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। क्या हो गया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से भी क्या होने लगा, इससे भी आने लगे क्या, सोडियम आयन अंदर। क्या आने लगे, सोडियम आयन आने लगे अंदर। अब देखिए यहां से भी सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो अब ये मेंटेनेंस करने के लिए अंदर, क्योंकि दुश्मनी मैंने बताया क्या, दुश्मनी सोडियम और पोटेशियम की। जब सोडियम पोटेशियम की दुश्मनी है और यहां पर सोडियम आयन जबरदस्ती घुस रहे हैं, सॉरी आवाज नहीं आई होगी आपको, एक सेकेंड फिर से बता रही हूँ। सोडियम आयन जब बहुत ज्यादा अंदर आने लगे, यहाँ से भी सोडियम आयन अंदर आने लगे, ये भी क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज बढ़ने के कारण क्या हुआ, सोडियम
गेटेड चैनल भी ओपन हो गए थे। जब सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गए, यहाँ बहुत ज़्यादा जब प्लस चार्ज बढ़ने लगा, 70 से 90 हो गया, -70 से +90 चला गया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो हो जाएंगे बंद, क्योंकि अब जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने लगा है, अंदर का जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा है, तो सोडियम गेटेड चैनल कैसे होने लगेंगे? बंद होने लगेंगे। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव चैनल जो है वो पोटेशियम जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी कैसी आ जाऊं, रिलैक्स अवस्था में आ जाऊं, जिससे कि क्या हो, मेरे को रेस्ट करने मिले। है तो वैसे ही आलसी, है ना? कैसी है? वैसे तो आलसी है, तो जल्दी से जल्दी मैं रेस्ट अवस्था में आ सकूं, पोटेंशियल मतलब पोलराइज्ड स्टेज में आ सको, इसलिए पोटेशियम आयन अब धीरे धीरे से कैसे होने लगते हैं? बाहर जाने लगते हैं, बाहर जाने लगेंगे। लेकिन फिर भी सोडियम आयन का चार्ज अंदर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा धनायन है। ये बहुत ज़्यादा धनायन बेटा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा धनायन जो है ये हैं, तो ये अब बढ़ने लगेंगे किसकी तरफ? बी स्थल की तरफ, बी साइड की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब ये बी साइड की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ? जब ये बी साइड की तरफ बढ़ेंगे, बी साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सोडियम आयन अंदर आने लगे, सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे। और ये अभी तक जो खुला हुआ था, जब यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो अभी ये हो जाएगा क्लोज। यहाँ आने के बाद भी सेम कंडीशन होगी, ये क्लोज होगा और ये कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पर सोडियम आयन आ रहे हैं और यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया। एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब ये भी कैसी हो गई? बिल्कुल घबरा गई कि नहीं यार, मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गए, मेरे को अब इनको क्या करना है? आगे बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी मेरे को रिलैक्स होना है, जल्दी से आगे बढ़ाओ इसको, मेरे को जल्दी से जल्दी क्या करना है? रिलैक्स होना है। इसीलिए ये क्या करता है बेटा? फिर से पोटेशियम चैनल ओपन कर देता है, सोडियम चैनल बंद कर देता है और इन सोडियम आयन को अब आगे बढ़ाने लगता है। कहाँ पर? सी साइड में बढ़ाने लगता है। यहाँ पर बढ़ने लगेगा सोडियम आयन और यहाँ होने लगेंगे कम। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ सोडियम आयन बढ़ा, ये सी साइड हो गया, एकदम उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया। किसके कारण? सोडियम आयन आने के कारण। तो सोडियम आयन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सिग्नल को आगे आगे पास करते जाएंगे, जो नर्व इंपल्स उत्पन्न हो रहा है उसको आगे की तरफ पास करने का काम कर रहे हैं। कौन? आपके सोडियम आयन। जब सोडियम आयन बेटा सिनेप्टिक नूब तक पहुंचेंगे, कहां तक? जब सोडियम आयन सिनेप्टिक नूब तक पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? सिनेप्टिक नूब तक पहुंच रहे हैं। क्या पहुंच रहे हैं? सिनेप्टिक नूब तक पहुंच रहे हैं। तो ये सोडियम आयन जैसे ही यहां तक पहुंचेंगे तो ये जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ओपन हो जाते हैं। जैसे ही क्या हुआ? जैसे ही सोडियम आयन आपके सिनेप्टिक एंड तक पहुंचेंगे, सोडियम आयन सिनेप्टिक एंड तक पहुंचेंगे और यहाँ पर बहुत सारा क्या कर लेंगे? पॉजिटिव चार्ज ओपन कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत सारा आने लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पर जो कैल्शियम गेटेड चैनल है, क्या है? कैल्शियम गेटेड चैनल है। ये कैल्शियम गेटेड चैनल अब कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ओपन। ओपन होने के कारण कैल्शियम आयन कैसे आने लगेंगे बेटा? कैल्शियम आने लगेंगे, आयन आने लगेंगे अंदर। कैल्शियम आयन कैसे होने लगे? अंदर आने लगे। सोडियम चार्ज जब सिनेप्टिक नूब में बढ़ गया तो ये मेंटेन करने के लिए क्या, इसको बाहर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? अब यहाँ तो कोई जगह नहीं है, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है जिससे क्या हो सके? सोडियम आयन बाहर जा सके। कोई जगह नहीं है कि सोडियम आयन बाहर जा सके। तो ये क्या काम करता है? सोडियम आयन कैल्शियम गेटेड चैनल को ओपन कर देता है, जिसके कारण क्या होगा? कैल्शियम आयन जो है अंदर आने लगते हैं। जब कैल्शियम आयन अंदर आने लगेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पर भरे हुए हैं क्या? केमिकल। क्या है यहाँ पर? यहाँ भरा हुआ है क्या? केमिकल। क्या भरा हुआ है? केमिकल भरा हुआ है। ये है केमिकल वेसाइकल। केमिकल वेसाइकल है, ये केमिकल भरा हुआ है केमिकल वेसाइकल में। अब ये केमिकल वेसाइकल कैल्शियम आयन आने के कारण, जैसे ही कैल्शियम आयन आया यहाँ पर, कैल्शियम आयन के कारण कैसे होने लगते हैं? कारण ये फट जाते हैं, ये फट जाते हैं और केमिकल बाहर निकलने लगता है। केमिकल बाहर निकलने लगता है।
अब केमिकल जैसे ही बाहर निकलेगा बेटा, केमिकल बाहर निकलने के कारण ये जो केमिकल है अगले वाले जो भी अगला वाला क्या होगा, यहाँ पर सेल बॉडी होगी, अगली वाली क्या होगी, सेल बॉडी होगी, यहाँ कहीं पर क्या होगी, अगली वाली सेल बॉडी होगी, यहाँ कहीं पर अगली वाली सेल बॉडी होगी। इस तरीके से इस अगली वाली सेल बॉडी को क्या करेगा, ये केमिकल सिग्नल देगा। तो जो यहाँ पर केमिकल गेटेड चैनल थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, केमिकल गेटेड चैनल भी होते हैं लिगेंड चैनल। तो केमिकल गेटेड चैनल है, अब ओपन हो जाएंगे इस केमिकल के पढ़ने के कारण, और ये केमिकल जो है ये सिग्नल को आगे पास करेगा, सोडियम आयन फिर से अंदर आने लगेंगे और सेम ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल के कारण ये आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। अगर केमिकल के कारण आगे की तरफ ये बढ़ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है क्या, केमिकल न्यूरॉन। दो प्रकार के आपके न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, कौन से, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल। दो प्रकार के सिग्नल क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक नर्व और केमिकल नर्व। तो ये केमिकल बॉल कैसे फूटेंगी, जब तक कैल्शियम आयन इसके ऊपर आएगा नहीं, कैल्शियम आयन अंदर इंटर करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तब तक आपके जो केमिकल वेसाइकल हैं न्यूरॉन्स के न्यूरल वेसाइकल्स फूटेंगे नहीं और केमिकल आगे पास जाएगा नहीं और अगले वाले न्यूरॉन को देगा नहीं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये पीछे वाले न्यूरॉन क्या करेंगे, पीछे वाला पार्ट क्या करेगा, तो पीछे वाला पार्ट क्या काम करता है, ये अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो सोडियम आयन बचे हुए हैं ये फिर से कैसे हो जाएंगे, फिर से ओपन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, फिर से ओपन ये हो जाएगा। जब ये फिर से ओपन हो जाएगा तो आपको तो पता है कि पोटेशियम आयन के लिए आपकी मेम्ब्रेन ऑलवेज परमिएबल होती है, पोटेशियम आयन अंदर आने दे सकती है। तो पोटेशियम आयन अब अंदर जाने लगेंगे और सोडियम आयन आने लगेगा बाहर, और फिर से ये पीछे जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ाते हुए जाएगा ये फिर से क्या होते जाएगी, पोलराइज्ड होते जाएगी और आगे वाले को क्या करते हुए चलेगी, डीपोलराइज्ड करते हुए चलेगी। आगे वाले को डीपोलराइज्ड करेगी और पीछे के पीछे जो आपके पार्ट्स हैं, जो स्थल हैं, वो कैसे होते चलेंगे, पोलराइज्ड होते हुए चलेंगे। जैसे ही सिग्नल सोडियम आयन जो है ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा, जैसे जैसे ए बी की तरफ ट्रांसफर होते हुए चलेगा पोटेशियम आयन अंदर आने लगेगा। पोटेशियम आयन अंदर आने से क्या होगा, अंदर यहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्शन पोटेंशियल नॉर्मल अवस्था में हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा, जब ये नॉर्मल अवस्था में होगा और पोलराइज्ड स्टेज में जब आ जाएगा तो इसको बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है बेटा, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में पीछे पीछे आने लगती हैं आपकी सेल्स, जो स्थल ए स्थल जो है रेस्टिंग में आने लगेगा, बी स्थल एक्साइटेड हो जाएगा। जब बी स्थल एक्साइटेड हो जाएगा और सोडियम आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो सिग्नल को आगे पास करेगा, ये पोलराइज्ड होने लगेगा, ये फिर से डिपोलराइज्ड हो जाएगा, फिर ये आगे सिनेप्टिक नूब को पास करेगा तो ये फिर से डिपोलराइज्ड हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। जब ये सोडियम आयन यहाँ पर आएंगे सिनेप्टिक नूब के पास में, तो यहाँ पर सोडियम आयन को क्या करेगा, सोडियम आयन कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देगा। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन हुए तो कैल्शियम आयन अंदर इंटर करेगा। कैल्शियम आयन अंदर इंटर करने के कारण क्या होगा, इसके जो केमिकल वेसाइकल हैं ये फूट जाएंगे और केमिकल बाहर निकल जाएगा। केमिकल जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है या न्यूरल जंक्शन है या सिनेप्टिक नूब है, वहाँ से क्या हो जाएगा, अगले वाले न्यूरॉन को क्या चला जाएगा, सिग्नल चला जाएगा। अगले वाले डेंड्रॉन में जो सिग्नल है, जो चैनल है, जिसको बोला जाएगा केमिकल चैनल गेटेड चैनल, वो केमिकल गेटेड चैनल इस केमिकल को रिसीव करके क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर से यही स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स या ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स, इनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में, और ये अगले जगह पर कैसे ट्रांसमिट होते हैं इसके बारे में हमने देखा कि कैसे यहाँ से ट्रांसमिट होकर अगले वाले न्यूरॉन तक ये जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, क्या हुआ, फिर से एक बार आपको नर्व इम्पल्स की बात, नर्व इम्पल्स एक बार समझा रही हूँ मैं।
नर्व इम्पल्स, हमने ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है। ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स हमको पढ़ने से पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी जो नर्व सेल है, आपकी जो नर्व सेल है जिसको आप न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन जो है वो हमेशा कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेज में होती है। मतलब क्या हुआ कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, कम होता है। तो ऐसे स्टेज को बोला गया क्या, पोलराइज्ड स्टेज या ध्रुवीय अवस्था। ध्रुवीय अवस्था का रीजन पता चल गया कि सोडियम आयन अंदर से बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम बाहर से अंदर आ जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम आयन के लिए जो है वो परमिएबल होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमेशा पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होने के कारण पोटेशियम आयन अंदर आने लगते हैं, और अंदर पोटेशियम आयन केवल 2 आते हैं लेकिन सोडियम आयन 3 बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण बाहर अंदर की अपेक्षा पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है। अंदर जो है आपके किसके, सेल के अंदर जो है प्रोटीन और क्लोरीन आयन भी पड़े हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ने लगता है। नेगेटिव चार्ज जो है बेटा अंदर लगभग -70 होता है। कितना होता है, -70 के लगभग में होता है। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी सेल्स हैं, आपकी जो 2 सेल होती हैं, न्यूरल सेल और मस्कुलर सेल, दोनों सेल में बेटा दोनों एक्साइटेड सेल हैं, दोनों कैसी होती हैं, डीपोलराइज्ड हो सकती हैं। दोनों सेल कैसी हो सकती हैं, डीपोलराइज्ड हो सकती हैं। केवल 2 ही आपकी बॉडी की सेल हैं जिसमें डीपोलराइजेशन की फेज पाई जाती है। एक्साइटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज अंदर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक इम्पल्स क्रिएट होगा नहीं, आवेग उत्पन्न होगा नहीं। तो इसके आवेग के उत्पन्न करने के लिए, मतलब आवेग उत्पन्न करने के लिए बोले या पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ाने के लिए हमको किसी ना किसी प्रकार के किसकी जरूरत है, किसी ना किसी प्रकार के कारक की जरूरत है। अब ये इसके लिए क्या काम करते हैं, नर्व इम्पल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कुछ चैनल काम करते हैं, जिसके कारण जो है सोडियम आयन जो है अंदर आ सकता है। सोडियम आयन अंदर आने के लिए, पोटेशियम आयन बाहर जाने के लिए कुछ आपके 4 प्रकार के चैनल हैं। लीकी चैनल है जो हमेशा ओपन रहते हैं, जिसके कारण सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बैलेंस हो रहे हैं, है ना। लीकी चैनल ऐसे चैनल हैं जिसके कारण सोडियम पोटेशियम आयन बैलेंस हो रहे हैं। कब, जब डिपोलराइजेशन के बाद पोलराइजेशन होता है। अभी हमने देखा डिपोलराइज्ड होना मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज कम होना और बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ना, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, बाहर पॉजिटिव चार्ज कम होना। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। जब सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करेंगे तो ये तो हमेशा क्लोज रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, तो ये विभवांतर के कारण, किसके कारण, विभवांतर के कारण जो है वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। और वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने के कारण क्या होता है बेटा, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो क्या होगा, थोड़े देर बाद फिर से सोडियम चैनल बंद हो जाता है और पोटेशियम चैनल ओपन होकर पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं। तीसरा है आपका मैकेनिकल चैनल। मैकेनिकल चैनल किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़ने के कारण ही मैकेनिकल चैनल जो है वो ओपन होते हैं। और लास्ट है आपका लिजेंड चैनल, या इसी को बोला जाता है केमिकल गेटेड चैनल। केमिकल गेटेड चैनल केवल तभी ओपन होंगे जब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का केमिकल गिरेगा या किसी भी प्रकार का केमिकल आएगा और इसको एक्साइटेड करेगा। अब हमने देखा कि नर्व इम्पल्स कैसे क्रिएट होते हैं, इसकी बात किया हमने। तो नर्व इम्पल्स क्रिएट होने की या ट्रांसमिट होने की बात कर रहे हैं। क्रिएट कैसे होते हैं, या ओरिजिन एंड ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स, ओरिजिन एंड ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स। तो चलिए हम देखते हैं ओरिजिन की बात। ओरिजिन के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारी बॉडी के ऊपर आके बैठा मच्छर। आप थोड़ी देर के लिए ये भी मान सकते हो कि आपको किसी ने मारा थप्पड़। क्या मारा है, किसी ने मारा आपको थप्पड़। अब जब थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। थप्पड़ मारे या मच्छर मारे, मच्छर आए तो क्या होता है, एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही प्रेशर पड़ा आपके न्यूरॉन के ऊपर, तो न्यूरॉन के डेंड्रॉन में जो मैकेनिकल चैनल थे वो ओपन हो गए। मैकेनिकल चैनल ओपन होने के कारण सोडियम आयन जो बाहर अभी तक पड़े हुए थे वो अंदर आने लगे। जब सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो अंदर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्रियात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा।
और ये क्रियात्मक विभव जो है, क्रियात्मक विभव उत्पन्न होने के कारण ये सिग्नल आगे की तरफ पास करेगा, और आगे की तरफ पास करेगा और क्या करेगा, आपके न्यूरॉन को पोलराइज्ड करने, डीपोलराइज्ड करने का काम करेगा। तो ये जो डीपोलराइजेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। डीपोलराइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ए साइड तक जाता है, सेल बॉडी से होते हुए ए साइड तक जाता है। अब बेटा ए साइड में आपके दो चैनल और हैं, जिसको बोला गया सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जब अंदर सोडियम आयन बढ़ने लगता है तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑटोमेटिक ओपन होने लगते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन हुए, कौन से, पोटेशियम वाले, सोडियम बंद हो गया, पोटेशियम ओपन हो गया। पोटेशियम जैसे ही ओपन हुआ तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं और सोडियम आयन का रेशो जो है वो अंदर बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। तो बॉडी कैसी हो जाती है, ए स्थल जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, ए साइड डीपोलराइज्ड हो जाती है और डीपोलराइजेशन के कारण जो है ये सिग्नल आगे की तरफ पास करने लगता है। जब ये सिग्नल बी साइड में ट्रांसमिट होगा, जब बी साइड पर ट्रांसमिट होगा ये, तो उस कंडीशन में बी साइड तो कैसा हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सोडियम आयन चले गए हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा है। लेकिन ए साइड धीरे धीरे अब क्या होगा बेटा, सोडियम आयन आगे बढ़ने लगे तो अब क्या हो जाएगा, आपके पोटेशियम जो है, पोटेशियम के लिए तो परमिएबल है आपकी कौन, सेल मेम्ब्रेन, तो पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर आने लगेंगे और उस समय सोडियम गेटेड चैनल भी ओपन हो जाएगा, जिसके कारण अंदर के सोडियम आयन जो है वो बाहर आने लगेंगे। और ऐसे करके पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, इस तरह से क्या होगा, बॉडी जो है आपकी ए स्थल जो है वो फिर से पोलराइज्ड हो जाएगा, जिसको हमने बोला है क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल। विराम अवस्था में जब आती है तो उसको बोला जाता है क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। ए साइड तो रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गई, लेकिन बी साइड एक्साइटेड हो गई है, बी साइड एक्साइटेड हो गई है, डीपोलराइज्ड हो गई है। अब बी साइड डीपोलराइज्ड हो गई है तो ये आगे की तरफ अपने सिग्नल ट्रांसमिट करेगी, सी साइड को सिग्नल देगी, सी साइड के बाद में नर्व इम्पल्स तक सिग्नल जाएगा, नर्व इम्पल्स तक नहीं, आपके सिनेप्टिक नूब तक सिग्नल जाएगा। जब सिनेप्टिक नूब में सोडियम आयन बढ़ने लगे तो कैल्शियम गेटेड चैनल खुल गए, कैल्शियम गेटेड चैनल खुले तो क्या हुआ, कैल्शियम आयन अंदर आ गए, कैल्शियम आयन अंदर आने के कारण आपके केमिकल वेसाइकल फूट गए, केमिकल वेसाइकल फूटने से केमिकल बाहर गया, केमिकल बाहर गया तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, केमिकल बाहर जाने के कारण केमिकल जो है आपके अगले वाले न्यूरॉन पे पड़ेगा और अगले वाले न्यूरॉन में जो केमिकल गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और फिर से अगला वाला न्यूरॉन कैसा हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, अगला वाला न्यूरॉन कैसा हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है आपकी किसकी, नर्व इम्पल्स क्रिएट होने की और आगे ट्रांसमिट होने की, आगे ट्रांसमिट होने की। तो दो तरीके से ट्रांसमिट होते हैं नर्व इम्पल्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे तो नर्व इम्पल्स जो है वो दो तरीके से ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब हुआ कि एक, हाँ, ट्रांसमिट का मतलब याद रखना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना, दूसरे न्यूरॉन तक जाना। इलेक्ट्रिक, पहला है क्या, इलेक्ट्रिक साइनेप्स, दो प्रकार के साइनेप्स के द्वारा क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स की बात करते हैं तो इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रिक साइनेप्स की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक साइनेप्स में क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा
इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, इम्पल्स ट्रांसमिट होगा। ये इलेक्ट्रिक करंट द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट होने का मतलब ये है कि मान लो कि 2 न्यूरॉन हैं आपके, ये क्या है, 2 न्यूरॉन हैं, यहाँ है साइनेप्स, इस साइनेप्स से लगा हुआ एक और न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही सोडियम आयन अंदर आने लगेगा, ये सोडियम आयन क्या करेंगे, सोडियम आयन आगे की तरफ बढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा और इसके ऊपर पड़ेंगे। तो ये क्या है, चार्ज, एक प्रकार का चार्ज के द्वारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सिग्नल। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक साइनेप्स, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक साइनेप्स कहा जाएगा। और ये जो है जल्दी सिग्नल पास करते हैं, ये क्या काम करते हैं, जल्दी सिग्नल पास करते हैं। जल्दी से इसमें सिग्नल कैसे होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इसमें क्या होगा, केमिकल द्वारा इम्पल्स जो है वो, केमिकल द्वारा इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें हैं किसके, इम्पल्स के ट्रांसमिट होने की, तो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होता है बेटा किससे, इलेक्ट्रिक साइनेप्स से स्पीडली ट्रांसमिट होता है, केमिकल साइनेप्स से बहुत थोड़ा धीरे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक साइनेप्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ही मान लो कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का तुरंत हमको डिसीजन लेना है, या हम जो देख रहे हैं किसी प्रकार का डिसीजन लेना है, सुन रहे हैं, तो ये वाले जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है। आप जैसे ही देखोगे थोड़े सेकंड में, कुछ सेकंड में आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, तुरंत आपके क्या हो जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम केमिकल इम्पल्स की बात करें, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, किसके द्वारा होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अगर करना है तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए केमिकल साइनेप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आयंस के द्वारा सिग्नल पास होंगे, इसमें केमिकल द्वारा सिग्नल पास होंगे। तो ये हमने बात किया किसकी, ट्रांसमिट ऑफ सिग्नल, किसकी, ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स की, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे इसको, जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं बेटा तो आपको याद होगा नहीं, ठीक है।